हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने आपको अपने देश के राष्ट्रपति, उनकी चुनाव प्रक्रिया की रीति और इसके साथ साथ हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने वाले लोग और राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिकी शक्ति, विधायी शक्ति, वीटो पावर, फाइनेंशियल पावर, आर्मी पावर, ये सारी शक्तियां हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास सारी शक्तियां हैं और बहुत विराट शक्तियां उनको दी गई हैं। बस अंतर इस बात का है कि वो अपने शक्तियों का पालन अपने मंत्रियों के सलाह पर करते हैं, मंत्रियों के सलाह पर करते हैं और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो उनके पावर का इस्तेमाल उनके मंत्री ही करते हैं। यही है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है इसके बारे में हम एक एक के बारे में अध्ययन करते जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले कार्यपालिकी शक्ति जान लीजिए। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति है, यानी वह अपने मंत्रियों के माध्यम से शासन संचालन करता है। ठीक, साथ ही साथ वह अपने देश में तमाम संवैधानिक नियुक्तियां करता है। जैसे राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति, उसके पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है। ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 152। इसी तरह राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 148। राष्ट्रपति महोदय विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 124। तो ये राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति, इसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 78, यानी भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति इत्यादि संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार रखते हैं और इन सभी प्राधिकारियों को हटाने का भी अधिकार रखते हैं, केवल थोड़ी बहुत अंतर के साथ। जैसे देख लीजिए, राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की भी नियुक्ति करते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट एज होती है, कार्यकाल 6 साल होता है और रिटायरमेंट एज उनकी होती है 65 साल, जबकि राज्यों के लोक सेवा आयोगों और सदस्यों और अध्यक्षों की जो उम्र होती है यहां 62 साल होती है और कार्यकाल 6 साल होता है। कोर्ट के अनुशंसा पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, कोर्ट के अनुशंसा पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। जबकि नियुक्त की जहां तक बात आती है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल करते हैं और इन्हें हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय कोर्ट के अनुशंसा पर करते हैं। तो इस तरह से ऐसे तमाम लोगों को जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये सारे लोग प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के कृपा पात्र है ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो जब तक उन पर वो बना रहे तब तक ये लोग अपने पद पर रहते हैं। ठीक, कोई भी पदाधिकारी जिन्हें राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं वह राष्ट्रपति के इच्छा तक बना रहता है, हालांकि उसका कार्यकाल नियत है और उसी को उसका कार्यकाल मान लिया जाता है। ठीक, अब आप आगे जान लीजिए ये राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां, जैसा हमने बताया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि। इसके बाद देखते हैं विधायी शक्ति। हमारे प्रेसिडेंट के पास विधायी पावर भी है ना, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेशन पावर। राष्ट्रपति विधान बनाने में भी मदद करता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय लेजिस्लेटिव पावर जो रखते हैं उसके तहत वे करते क्या है कि कोई भी विधेयक हो उसको सदन के पटल पर रखवाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर के तहत विधायी शक्तियां भी इनके पास है। और देखिए क्या क्या करते हैं, संसद में और संसद के दोनों सदनों में, जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसे हमारे देश की लोकसभा में 552 सदस्य कहे जाते हैं, वैसे 550 होते हैं। अगर लोकसभा में अल्पसंख्यक वर्ग या एंग्लो इंडियन लोगों का प्रतिनिधित्व कम है तो राष्ट्रपति महोदय 2 सदस्य वहां रख सकते हैं।
2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक, राष्ट्रपति की शक्ति। इतना ही नहीं बल्कि एक चीज और है, वहां SC/ST कैंडिडेटों की नियुक्ति भी वो करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल लोगों की नियुक्ति वहां करते हैं अनुच्छेद 331 के अनुसार, 333 के अनुसार। इसी तरह से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार 88(3) के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 88(3) अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में महारत हासिल 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करने की शक्ति रखते हैं। ये उनकी विधायी शक्तियां हैं, ठीक। विधायी शक्तियों के साथ देखिए राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है, ठीक। वीटो पावर क्या है, हालांकि इसका जो है संविधान में विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति समय समय पर वीटो का अधिकार रखता है और उसका प्रयोग भी करता है। जैसे पहला हुआ अत्यंतिक वीटो, है ना, ये अत्यंतिक वीटो इसको कहा जाता है जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी देने के लिए आया और तब तक लोकसभा भंग हो गई, तो राष्ट्रपति अगली लोकसभा के चुनकर आने तक इस विधेयक पर अत्यंतिक वीटो कर देता है ना, इन पर वीटो कर देता है कि जब अगली लोकसभा आएगी तो हम फिर इसको वहां भेजेंगे। विधेयक को तब तक मंजूरी नहीं देता जब तक अगली लोकसभा न आ जाए। उसके बाद देखिए एक होता है निलंबकारी वीटो, है ना, निलंबकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय अगर मान लीजिए कि कोई चीजें उनके पास आई विधेयक रूप में और उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है तो उसको वापस कर देते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत उसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद को वापस कर देते हैं कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। और मान लीजिए अगर एज इट जैसे ही वो गया था उसी तरह फिर से अगर वापस आ गया तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, ठीक। लेकिन निलंबकारी का अधिकार उनको है और उसे वो एक बार वापस कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप में ये जान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति ने किसी चीज को वापस कर दिया विधेयक को तो सरकार भी वहां मान जाती है, क्योंकि जानती कि नहीं मानोगे तो हो सकता है राष्ट्रपति महोदय हमारे सारे विधेयक को जेबी वीटो के तहत ले लें, पॉकेट वीटो कर ले, मैं पता नहीं कब इसको मंजूरी दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए अक्सर सरकारें भी मान लेती है, ये व्यवहार में है। लेकिन यदि ऐसा हो कि जैसा भी गया था विधेयक उसी तरह वापस कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, मंजूरी देने के लिए बाध्य है। एक देखिए होता है जेबी वीटो। जेबी वीटो अर्थात इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। राष्ट्रपति यदि मान लीजिए कि जेबी वीटो कर दिए तो सरकार परेशान हो जाती है, क्योंकि जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति ने उठाकर उसको अपने मेज पर रख दिया, अब उसको वो मंजूरी ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान में किसी विधेयक को मंजूरी देने की बात तो है कि राष्ट्रपति से मंजूरी देंगे, लेकिन जेबी वीटो के तहत अगर वो रख लिए तो वहां यह उल्लिखित नहीं है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय मंजूरी कब देंगे, पता चले अनंत काल के लिए इसको रख लिए जेबी वीटो। ये राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, किसी भी विधेयक को वीटो कर सकता है, रोक सकता है। और आगे इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं और न्यायिक शक्तियों के साथ में जो है उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, यहां तक कि सामान्य अपराधी से लेकर दुर्दांत अपराधी, और यहां तक कि यदि सेना न्यायालय द्वारा कोई अपराधी ठहराया गया हो तो उसे भी हमारे प्रेसिडेंट महोदय क्षमादान दे सकते हैं। ये उनके पास क्षमादायनी शक्तियां राष्ट्रपति की, ये एक्सक्यूज पावर, पावर ऑफ पार्डन, इनके पास ये पावर है। और देखिए ये कितने तरह के करते हैं, लघुकरण, प्रविलंबन, परिहार और विराम, ये इनके पास पावर है। लघुकरण अर्थात उसको छोटा करना, दंड जो है वह किसी को अगर दंड दिया गया हो और राष्ट्रपति महोदय उस पर कृपा करना चाहते हैं तो उसके दंड को छोटा कर सकते हैं। किसी के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलवा दें, है ना, यूं कह दे कि किसी के कठोर सजा को सामान्य सजा में तब्दील करवा दें, ये लघुकरण है, दंड को छोटा कर देना। और प्रविलंबन अर्थात विलंब करना, मतलब मान लीजिए कि किसी को फांसी हुई और कोई खास कार्य उसका बचा हुआ, महिला ही है, मान लीजिए बालकों को जन्म देने वाली है और उसके फांसी की डेट आ गई, तो राष्ट्रपति महोदय उसको प्रविलंबन यानी अभी नहीं, ये बालकों को जन्म देने के बाद इनको फांसी दिया जाएगा, है ना, प्रविलंबन। या फला फला कार्यों से ये दोष सिद्ध नहीं पाए गए और इसके लिए अभी शंका है, इसलिए प्रविलंबन, इनके दंड को अभी विलंबित किया जाए, बाद में दिया जाएगा, ये भी उनके पास पावर है। इसके बाद देखिए परिहार। परिहार का मतलब होता है दंड की प्रकृति बदले बगैर उसको कम करना। किसी को 100 कोड़ा मारना था, कहे 1 कोड़ा मार के छोड़ दीजिए, परिहार।
दंड को, उनकी प्रकृति को बदले बगैर कम कर देना, इसको परिहार कहा जाता है। और इसके बाद होता है विराम, यानी एब्सोल्यूट पार्डन्स, अर्थात पूरी तरह से माफ कर देना। ये भी उनके पास पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी को पूर्ण क्षमादान दे सकते हैं, विराम कर सकते हैं उसके जो है इस उस पे जो है दोष को पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की क्षमादायनी शक्तियां हैं। ठीक, न्यायिक पावर है उनके पास, ये जुडिशियल पावर। और इसके जुडिशियल पावर के बाद जो क्षमादान की शक्ति उनको मिली, इसके तहत लघुकरण, प्रविलंबन, परिहार, विराम, इसके बाद आती है सैनिक शक्ति। क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर है तो उसके यानी सेना नायकों के या सेना के लोगों के सारे उनके वेतन भत्ते से लेकर उनकी नियुक्तियों तक, अर्थात सबसे बड़ी बात इसमें सब तो छोड़ दीजिए, उनको हटाने तक का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है। उसके पास सैनिक शक्ति है। सैनिक शक्ति का मतलब सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है, न कि थल सेना, वायुसेना या जल सेना अध्यक्ष। इन लोगों के ऊपर भी वो पावर है। अब तो हो गए सीडीएस, जनरल विपिन रावत, सीडीएस से ऊपर भी पावर प्रेसिडेंट की है, यानी उनका भी वो कमांडर है। तो चीफ कमांडर ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये उनकी सैनिक शक्ति है। और उसके बाद देखिए राजनीतिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ये इनके पास भी होती हैं। तो राजनीतिक शक्तियों में या हम कहें राजनयिक शक्ति, यहां राजनयिक शक्तियों में यह विभिन्न देशों के आए हुए राजदूतों को उनका स्वागत करता है। विभिन्न देशों के तमाम देशों से राजनयिक संबंध बनाता है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान करता है अपने देश में। ये उसकी राजनयिक शक्तियां हैं। राजदूतों का सम्मान करना, राजनयिकों का सम्मान करना और तमाम देशों से अच्छे संबंध बनाना, ये हमारे राष्ट्रपति के अधिकार हैं, ये उसके राजनयिक शक्तियां कही जाती हैं। और इसी तरह इस वित्तीय शक्ति को, फाइनेंशियल पावर, देखिए राष्ट्रपति महोदय जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है या संसद के बजट जब सत्र आते हैं तो संसद का बजट राष्ट्रपति महोदय ही अपनी सरकार के द्वारा सदन के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति महोदय की शक्ति है और उनके विधेयकों को वो ऐसे जो वित्त विधेयक या धन विधेयक वो जो है पारित होकर जब आते हैं तो उनकर वो हस्ताक्षर करता है। ये उसकी वित्तीय शक्ति है और कोई नहीं। सरकार अपने से नहीं ले जाती, राष्ट्रपति महोदय की पूर्व मंजूरी होती है उस पर और राष्ट्रपति महोदय ही अपनी सरकार के द्वारा उसको सदन के पटल पर रखवाते हैं बजट को और विधेयकों को पारित करवा करके उसको दस्तखत करते हैं। तो ये उनकी वित्तीय शक्तियां हैं। देखिए आगे आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक। और 3 आपात शक्तियों में कहा जाता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये देखिए 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में आपातकाल, ये राज्यों में आपात। और ये है वित्तीय आपात। ये 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय जो है वो आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जैसे 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अर्थात यदि भारतवर्ष में युद्ध जैसी स्थितियां हो, युद्ध जैसी हालात हो हमारे देश में अगर, तो हमारे प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ये उसको अधिकार मिला हुआ है प्रेसिडेंट को। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। युद्ध जैसी स्थितियां हो और इसके साथ साथ एक पावर उसे और दी गई जिसमें सुधार हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल लगाते समय यदि वो चाहे तो जितने भाग प्रभावित हो रहे हैं उतने ही भाग में आपातकाल लगा सकता है। ये नहीं कि पूरे देश में आपातकाल लगा दे, पता चले चीन के सीमा पर युद्ध हो रहा हो, अगर जरूरत हो तो पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोला ही जाता है। लेकिन यदि वो जरूरत समझा है कि युद्ध सीमित चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उन क्षेत्रों में ही आपातकाल घोषित कर सकता है जहां युद्ध जैसी परिस्थितियां हों, ठीक। यहां राष्ट्रीय आपातकाल 352। तो ध्यान दीजिएगा 356 राज्यों में आपातकाल। यदि राज्य विधायन केंद्र के नियम विधान के अनुसार नहीं चलता और संवैधानिक तौर तरीके के राज्य का शासन चलाना असंभव हो गया हो तो
राज्य के राज्यपालों को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से ये बताएं, उनको सूचित करें कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक, यहां पर हाँ एक राष्ट्रीय आपातकाल में एक चीज और आती है, उसको मैं बताना भूल गया, इससे जान लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल में एक चीज जोड़ दी गई 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें जोड़ा गया युद्ध, अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह। युद्ध हो जैसी स्थिति हो, राष्ट्र में अशांति हो चुकी हो, या तो लोग सशस्त्र विद्रोह के लिए निकल चुके हों, हथियार लेकर निकल चुके हों, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा। इंदिरा जी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में यह हुआ कि अगर सशस्त्र विद्रोह हो तभी तो माना जाएगा, और सशस्त्र विद्रोह ना हो तो आप कैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। तो वहां युद्ध, अशांति और सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तो 352 लगेगा और राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा। और राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपालों को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को सूचित करें और राष्ट्रपति महोदय वहां 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगा दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें। और 360 यदि वित्तीय तंत्र विफल हो चुका हो तो आपातकाल लग सकता है। संजोग से हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश का वित्तीय तंत्र कभी विफल नहीं हुआ, और भगवान कभी इस देश के वित्तीय तंत्र को विफल होने भी नहीं देंगे, और वित्तीय आपात जैसी स्थिति आएगी भी नहीं। ये जान लीजिए कि वित्तीय आपात लग जाता है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों, निर्वाचन आयुक्तों, ऑडिटर जनरल, या यूं कहें कि महान न्यायवादी इत्यादि जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। ठीक, तो वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति हमारे देश में कभी ना आए, कभी आई भी नहीं, ये कभी लगा नहीं। लेकिन राज्यों में आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल तो बार बार लगा। सबसे पहले राज्यों में आपातकाल पंजाब में लगा था, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले ऐसा हुआ था। तो ये पंजाब में ऐसा हुआ था। ये राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां हैं उनकी, और आपातकालीन शक्तियों के साथ साथ अब आप देख रहे हैं राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 78, इसमें कहा गया है 78(1) के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र में घटित होने वाली सभी राजनीतिक घटनाएं और संसद या अपने मंत्रियों के लिए गए सभी संकल्प या निर्णय राष्ट्रपति को हर हफ्ते या महीने जाकर बताता रहे। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, अनुच्छेद 18(1) के तहत। और 18(2) के तहत राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि यदि उसे सूचना नहीं मिल रही हो तो प्रधानमंत्री से सूचना मांगे, प्रधानमंत्री उसे सूचना देने के लिए बाध्य है, अनुच्छेद 78। ठीक, इसको ध्यान से दीजिएगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के सूचना प्राप्त करने के अधिकार ये उसको दिए गए। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति भी अनुच्छेद 143 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। अनुच्छेद 143 कहता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, क्या परामर्श दिया, यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे माने या ना माने। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है कि राष्ट्रपति सलाह मांगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे या ना दे, दोनों चीज, दोनों लोग स्वतंत्र हैं। मतलब ये सलाह मांगे तो वो ना देने के लिए स्वतंत्र है न्यायालय, और अगर न्यायालय कोई सलाह दे तो राष्ट्रपति उसे ना मानने के लिए भी स्वतंत्र है, और ये विधिक सलाह ही होती है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्यों के राज्यपालों को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट से सलाह मांगे, नहीं। परामर्श की शक्ति उनका जो है राज्यपालों को नहीं दी गई, केवल राष्ट्रपति महोदय को दी गई। ठीक, ये इतनी चीजें हैं आपके सामने। तो आपने इसको देखा कि किस तरह से ये राष्ट्रपति महोदय के शक्ति है, राष्ट्रपति महोदय कितना शक्तिशाली है। बस इन अधिकारों का प्रयोग वो अपने मंत्रिमंडल के मुखिया प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इन अधिकारों का उपयोग वास्तव में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन ये सारी शक्तियां हैं किसकी? ये सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक, तो आपने इसके अनुच्छेदों को भी बढ़िया से जान लिया होगा। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 से लेकर 60, इधर 61 में क्या है? राष्ट्रपति के पास उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। एक चीज इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा विवादित रहा है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में हम देखते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश, यानी हमारा प्रेसिडेंट जिस समय संसद सत्र में ना हो
और कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। ठीक, अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अच्छा, एक ही तथ्य पे कई बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, एक ही तथ्य पे कई बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और इस अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह। अधिकतम अवधि यह है, यानी संसद के एक सत्र के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होता है। संसद के जो सत्र चलते हैं, कम से कम 2 सत्र तो चलते हैं, वो कभी कभी 3 सत्र चलते हैं, तो इन दोनों सत्रों के बीच कम से कम 6 माह की अवधि होती है। अगर अध्यादेश जारी कर दिया गया तो ये अध्यादेश कम से कम 6 माह ये चलेगा, और संसद जब सत्र में आ जाएगी और वो मान लीजिए कि या तो उसी को कानून बना दिया तो कोई बात नहीं, अगर उसे कानून नहीं बनाया, उसकी जगह कोई और कानून बन गया, तो भी 6 सप्ताह तक अध्यादेश वाला जो कानून है वो चलता रह सकता है। तो इसकी अध्यादेश की अवधि 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम, या तो संसद के सत्र चलने के 6 सप्ताह तक, ये इसकी अवधि है अनुच्छेद 123। अब ये राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं जब संसद सत्र में न हो, महती कानून की जरूरत हो, है ना। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, बाहुबली, बाहुबली में कहता है ना वो राजमाता शिवगामी, क्योंकि मेरा वचन ही शासन। यहां भी प्रेसिडेंट के साथ कुछ ऐसा ही है, उनका वचन शासन हो जाता है। जो उन्होंने अपने मंत्रियों के सहयोग से उनसे सलाह मशविरा करके जो कानून बोल दिया वो अध्यादेश बन गया, और उसकी शक्ति, उसकी पावर और वैधानिकता उसी तरह से होती है जैसे संसद से प्रस्ताव पारित करके कानून बनाया जाता है, उसी तरह से होती है। बस ये कि कानून अगले संशोधन तक उसकी अवधि लंबी होती है, और अध्यादेश की शक्ति 6 सप्ताह या 6 माह में से कोई एक शक्ति होती है। ये अनुच्छेद 123। ठीक, तो सारे अनुच्छेदों को आपने जाना, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 78, ठीक, ये सारा अनुच्छेद 61, ये सारी चीजें जो आपके लिए उपयोगी है, बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से पदाधिकारी जिन पर महाभियोग लगता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जानते रहे। आइए हम लोग राष्ट्रपति के बाद एक और इसमें पदाधिकारी है, और ये है उपराष्ट्रपति महोदय। डियर स्टूडेंट, अगले क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय के क्या कार्य हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, कौन सी उनकी वैधानिकता है। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग मात्र इतना ही अपने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग जाने, क्या क्या उनके पावर हैं, और आगे हम लोग उपराष्ट्रपति के पढ़ने के बाद अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार किस तरह से कार्य करती है, सरकार का राष्ट्रपति के साथ सहयोग किस प्रकार से होता है, किस किस तरह से शासन संचालन किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। उपराष्ट्रपति भी अभी पढ़ा